हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं भुवनेश चंद्र माथुर आपके साथ हूं आशीष सिंह लेक्चर से। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं पालमपुर की एक कहानी। पालमपुर एक हमने काल्पनिक गांव मान लिया है और ये सब्जेक्ट है हमारा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कहते हैं। अर्थ यानी पैसा, उसका शास्त्र है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, क्योंकि ये हमारे लिए 9th में आने के बाद एक नया सब्जेक्ट है, नया बिल्कुल विषय है। पालमपुर के दुकानदार, हमने पालमपुर एक काल्पनिक गांव माना है। हम पढ़ना क्या चाहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी उत्पादन के 4 कारक हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार यानी वस्तु विनिमय, मतलब खरीदना बेचना ज़्यादा नहीं है, कम है। मतलब बहुत कम लोग लगे हुए हैं खरीदना बेचना वाला काम जो होता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटा गांव पड़ा तो 8-10 दुकानों का समूह है, तो ज़रूरत भर का सामान सारा वो लोग वहाँ सेल करते रहते हैं। तो जैसे एक शॉप पे तो कंप्यूटर, स्टेशनरी है ना, ई मित्र टाइप दुकान है। एक जगह जो है चाय वगैरह रिफ्रेशमेंट बन रहा है, एक जगह हलवाई की शॉप है। तो ये गांव का सीन होता है ना। कुछ एक कपड़े रेडीमेड हैं वो सेल हो रहे हैं, कुछ खेती वाले औजार, बीज, खाद, एक दवाई की स्टोर है। तो इस तरह का नज़ारा हम मान सकते हैं कि ज़रूरत का सामान बेचने और खरीदने वाले, मतलब बेचने वाले कम है ना, ज़्यादा शॉप नहीं है, लिमिटेड है। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। क्या होता है, छोटी जगह पे वो देख लेते हैं कि हाँ, इस सामान की डिमांड आ रही है, कि ग्राहक इस सामान को मांग रहे हैं। अब आजकल तो गाँव में भी टेलीविज़न, फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की शॉप खुल गई हैं, तो लेकिन कम है ना। तो ये लोग शहर से, बड़े स्टोर से खरीद के लाते हैं शहर से, और गांव में आके सेल कर देते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। तो प्रॉफिट मिलता है, कुछ मुनाफा, लाभ के लिए ही तो काम कर रहे हैं। लाभ शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है, अच्छा शब्द है। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में छोटी दुकान जो होती है, चावल, गेहूं, चाय की पत्ती, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, यहाँ तक कि जैसे मैंने अभी बताया कपड़े रेडीमेड, शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, शूज़, है ना, ये सारा सामान भी आप पाएंगे बिकता है। और आपको अनुभव भी होगा, जब हम यात्रा करते हैं तो बस अड्डे के आसपास ये सारा माहौल आपको नज़र आएगा। बस अड्डा हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, तो क्या लोग उतरते हैं वहीं पे, पास बाज़ार है, वहीं अपनी ज़रूरत का सामान लिया और अपने चले गए। तो इस तरह से यहाँ का व्यापार, विनिमय, वस्तुओं का विनिमय, सामान का खरीदना बेचना चलता रहता है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? पालमपुर के दुकानदारों का अध्ययन। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। क्योंकि अगर आपका घर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास है, या आपका घर स्कूल और कॉलेज के आसपास है मान लिया, तो एक दुकान अगर छोटी सी भी खोल ली घर में, तो पहला क्या होगा कि हमारा किराया बच गया, बिजली का खर्चा बच गया, और घर के घर में ही रह गए, है ना। तो वहीं पे हमारा खाना पीना चलता रहा और वही दुकान भी हमारी चलती रही, और सामान रखा हुआ है तो कहीं कोई डर वाली बात भी नहीं है। और एक आप घर में शॉप खोल कर बैठे हैं तो सुबह से ही शुरू कर सकते हैं बिजनेस, जो अपना है व्यापार, सुबह से रात तक आप कर सकते हैं। दुकान आपके पास है, किराया लग नहीं रहा, ठीक है, तो बड़ी इसमें फ़ायदा रहता है। और हर चीज़ की डिमांड आती है, आप देख लीजिए छोटे छोटे जनरल स्टोर खुल जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। आपको रजिस्टर चाहिए, पेन चाहिए, तो वो सारा उपलब्ध है, अवेलेबल है। और ये लोग खाने की चीज़ें भी बेचते हैं। परिवहन या तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्रक है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। आजकल तो आप देखेंगे कि
ट्रांसपोर्ट की भारत में तो कमी नहीं है, चाहे वो आवागमन आना जाना सिटी बस से हो, प्रदेश की पारिवारिक वाहन व्यवस्था हो यानी बसें हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट, अपना 2 पहिया मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, जो भी है। अब आजकल तो भारत हमारा संपन्न होता जा रहा है, तो कारें भी लोगों के पास हैं, निजी तौर पे भी कार में आना जाना हो रहा है। हमारे पास अभी क्या है, रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ी चलाने वाले भी हैं। क्योंकि खेती वाली बेल्ट में क्या होता है, बैलगाड़ी अभी भी बहुत काम आती है, ट्रैक्टर, तो लोग उसमें बैठकर भी यात्रा करते हैं। अगर गांव से या गांव को कोई ट्रक आ रहा है सामान से भरा हुआ, तो उसमें भी आना जाना कर लेते हैं। रिक्शे वाले मिल गए तो कोई तांगा मिल गया, उसमें भी ये लोग यात्रा होती है, थोड़ा बहुत सामान है अपना लेके उसमें बैठ गए। तो इसलिए इससे आना जाना आवागमन होता है। वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं, ये लोग परिवहन सेवा में शामिल हैं। कि जैसे हमने देखा कि गांव की सब्जी है, शहर बेच के आनी है, दूध है, आपको दूध की सप्लाई करनी है, तो 2 टंकियां मोटरसाइकिल पे लगाते हैं और सेल करने हम चले जाते हैं। तो ये सारा जो है यहाँ पे गांव का नज़ारा हम चर्चा कर रहे हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं, तो ये तो उनका रोजगार हो गया। और ट्रांसपोर्ट की यानी आने जाने की हर दिन आवश्यकता है कि किसी किसान को मान लीजिए अब गांव से सब्जी बेच कर आनी है तो कैसे जाएगा, दूध बेच के आना है तो कैसे आएगा और जाएगा, तो कोई ना कोई इंतजाम वो करके रखेगा। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये बहुत ही सरल रोजगार है। अगर आपके पास ट्रक है, मिनी ट्रक की भी बहुत डिमांड होती है, छोटे जो आधे हाफ बॉडी ट्रक आते हैं, गांव में मैंने देखा है खेती हर इलाकों में हाफ बॉडी ट्रक भी बहुत चलते हैं, जीप तो चलती ही चलती हैं। इस तरह से हमने देखा कि पारंपरिक बैलगाड़ी भी है, दूसरी गाड़ियां भी काम आ रही हैं। तो वस्तुओं को ढोना एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए कोई सब्जी से भर के जीप गई गांव से शहर में, अब वो शहर गए तो शहर से भी कुछ सामान भर के ले आएंगे, तो दोनों तरफ से उनको आमदनी हो रही है। तो ये बड़ा सरल व्यवसाय है, एकदम से उनको रोजगार मिल जाता है। इसीलिए लिखा गया है कि परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या एकदम से बढ़ गई है। देखिए, ये रोजगार होगा तो पैसा मिलेगा, हम श्रम करेंगे तो हमको कुछ भुगतान मिलेगा, दुकान करेंगे तो लाभ मिलेगा, हम कोई चीज़ किराए पर चलाएंगे तो उससे किराया आएगा, हम अपनी छोटी दुकान भी गांव में किराए पर देंगे तो कुछ किराए की प्राप्ति होगी। मान लो स्टेशनरी की छोटी सी भी दुकान है तो कुछ ना कुछ आमदनी होनी शुरू हो जाएगी। यही उद्देश्य होता है, छोटे जनरल स्टोर खुल जाते हैं। क्योंकि जो बेसिक चिंता है गाँव में या शहर में भी रोजगार के, तो रोजगार के साधन ये सुलभ हैं तो लोग अपनाते हैं इनको। आइए किशोर काल्पनिक कहानी और करते हैं। आइए किशोर की एक काल्पनिक कहानी करते हैं। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। इसका मतलब क्या हुआ, खेतीहर मजदूर का है कि ये खेत पर काम करता है, स्वयं का अपना कोई खेत नहीं है। अगर खुद का कोई छोटा भी खेत होता तो अपने लायक गेहूं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, उत्पन्न होता, तो वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खेतों पे काम करने जाता है। और खेतों पे काम 12 मास 12 महीने नहीं मिलता, हमने देखा है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में दिक्कत आती है। प्राकृतिक सी बात है, कठिनाई होगी तो कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे गुजर होगी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था, लोन ले लिया, है ना। यह क्या था, एक सरकारी कार्यक्रम चला था, अभियान, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे कि आप आइए, अपने कागज दिखाइए, और उसके अनुसार बैंक वाले लोन दे रहे थे कि स्वरोजगार हो जाओ आप लोग, है ना। तो किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीद ली। अब वह भैंस का दूध बेचने का काम करता है। तो जब दूध बेच के आओगे तो कुछ मुनाफा होगा। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है, जिसमें वह कई प्रकार के सामान भी ढो लेता है।
कि यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ ये लेके आ जाना, वो लेके आ जाना, है ना। तो इस तरह के काम चलते हैं। सप्ताह में वह दिन वह गंगा के किनारे से कुमार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। तो देखिए क्या होता है कि भैंसा गाड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह गए, उससे किराया ले लिया, फिर जहाँ गए वहाँ से भी अगर कोई मिल गया तो उसको बैठा के ले आए, ये भी चलता है। और कुछ अगर होलसेलर थोक विक्रेता से कुछ सामान लाना है अपने गांव की दुकान के लिए, वो भी ले आए। तो आते में भी और जाते में भी कुछ ना कुछ उनको किराया मिल जाता है, तो दोनों तरफ का खर्चा चल जाता है। क्या क्या काम हो गए अब किशोर के पास? एक तो बैंक से लोन ले लिया, एक जानवर यानी भैंस ले ली, उसके दूध को आपको सुबह शाम बेचना है, तो उसमें तो चलिए परिवार के कुछ लोग अन्य सदस्य भी मदद कर देंगे। किशोर अगर भैंसा गाड़ी से कुछ पैसे और एक्स्ट्रा अतिरिक्त भी बना सकता है और बनाता है, तो इससे घर का खर्चा अब चलने में थोड़ी सुगमता हो जाएगी, है ना। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। क्योंकि गांव में लोग पहले से पहले ही कह देते कि इस दिन मेरे को ये सामान यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा। इस तरह से कारोबार चल जाता है और घर का खर्चा चलना सुलभ हो गया। यानी क्या किया किशोर ने? आमदनी के 2-3 जरिए कर लिए, आय के 2-3 रास्ते बना लिए कि खेत में काम मिल जाएगा तो वो भी कर लेंगे, ठीक है, भैंसा गाड़ी से इधर उधर सामान पहुंचाना है तो वो भी कर लेंगे, और इधर दूध का काम हो गया। तो 1-2-3 काम गांव में रहते रहते ये करने लग गए। तो ये किशोर की एक कहानी है। ये विषय चल रहा है हमारा अर्थशास्त्र, क्लास है 9। ये आप लोगों के बिल्कुल नया कंसेप्ट है, नए विचार हैं, ठीक है। तो इनको बहुत ध्यान से देखिए। ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत सहायक होंगे। अब रिजल्ट क्या आया? किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। जब एक व्यक्ति बेरोजगार था, कमाई 0 थी, बैंक वालों ने कर्जा दे दिया तो उससे एक जानवर भैंस ले लिया। अब भैंस के दूध की सप्लाई शुरू कर दी, या तो घर घर जाके या कहीं एक हलवाई को ही दे दिया, तो एक मुश्त भुगतान मिल गया। उस भुगतान से बैंक का भी कर्जा मूल और ब्याज चुका दिया। दूसरा, गाड़ी ले ली, भैंसा गाड़ी से सामान इधर उधर लेके आना जाना संभव हो गया। और अभी भी अगर मौका लग जाए तो खेती पे भी चले जाते हैं मजदूरी करने। तो 3 जरिए हो गए। तो हमको क्या रिजल्ट आया? किशोर अब अधिक कमाने लगा है। पहले से किशोर की माली हालत, आर्थिक स्थिति सुधर गई है। गांव में खेती ही मुख्य उत्पादन क्रिया है। और कुछ है अभी तक इस चैप्टर में हमने देखा खेती के अलावा और कोई मुख्य उत्पादन क्रिया है? पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहले हम पारंपरिक खेती करते थे जो कि मॉनसून पर आधारित थी। बारिश आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो वो जो लगाया वो भी गया। अब इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए। क्योंकि क्या है कि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। एक तो कम है भूमि और दुर्लभ है। खेती योग्य भूमि और भी कम है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। उत्पादन बढ़ाना हमारा उद्देश्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। और अब उसको भी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? भूमि पर दबाव पड़ेगा और अन्य प्राकृतिक साधनों पर, संसाधनों पर भी अधिक दबाव पड़ेगा। यहाँ आशय ये छुपा हुआ है कि आपने फर्टिलाइजर खेत में डाला, रासायनिक खाद डाली, तो उसका भी कुछ कुछ दुष्परिणाम तो आता है। फसल तो बढ़ गई, किंतु नुकसान जमीन को तो होता है, खेत को होता है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ने लग गई। पैसा इन चीजों में ज्यादा चाहिए, तो मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आती। हमने तेजपाल का किस्सा पढ़ा है, तेजपाल वाली कहानी आप जोड़ के पढ़िए इससे। तो मझोले, मीडियम साइज वाले और बड़े किसान को तो कहीं दिक्कत नहीं है। हमारी मूल दिक्कत है जो भूमि नहीं है, उस किसान की हम बात करें, जमीन नहीं है बिल्कुल ही, हमको उसकी ज्यादा चिंता है।
मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से इस साल बेचा, अगली वाली फसल के लिए तैयारी है। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% है, छोटे किसान 80% है इस किसानों की पूरी आबादी में। पूंजी की व्यवस्था बहुत मुश्किल है। हमने देखा गांव के साहूकार ने सविता के लिए क्या क्या शर्तें रखी। 24% ब्याज पर कुछ पैसे दिए, 3,000, और कह दिया कि 100 रुपये रोज पे मेरे खेत पे आके मजदूरी भी करनी पड़ेगी, कटाई। तो अब दूसरी दिक्कत, उनके भूखंड का आकार छोटा है तो उत्पादन भी कम होगा। कितना भी आप डाल लीजिए, खाद बीज बढ़िया क्वालिटी के कुछ भी लगा लीजिए, जब भाई जगह ही कम है आपके खेत की तो क्या हो सकता है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, तो कर्ज में घिरे रहते हैं, कोई अतिरिक्त आय का जरिया नहीं कर पाए। कमी बहुत है, बचत तो बहुत दूर की बात है, घर खर्च चलना भी एक अपने आप में काम है, तो बचत के लिए पूंजी कहाँ से निकालेंगे। यानी कि अब जो अगर आप खरीफ की बो दी तो रबी की फसल बोने के लिए या बीच में जायद में अगर कुछ लगाना चाहते हैं तो पैसा नहीं है पास में, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे। ये तो कर्जा लेते हैं, खाद बीज लाए, बोया, काटा और फिर उसको चुकाया, फिर अपने लिए थोड़ा सा बचा, कुछ भी नहीं बचा। मूल दिक्कत हमारी वहीं की वहीं है। किसके लिए? छोटे किसानों के लिए। कर्ज के अतिरिक्त छोटे किसानों का अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती और मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। यानी शारीरिक मेहनत और करनी पड़ेगी अपना स्तर बनाए रखने के लिए, कि कम से कम घर का खर्च तो चले। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है। यानी हमारे पास क्या है? लेबर, यानी श्रम बहुत है दूसरे कारकों की तुलना में। यानी दूसरे कारक जमीन हो गया, पैसा हो गया, पूंजी जिसे आप कहते हैं, और मानव हो गया, लेकिन श्रम बहुत है। अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ कि हम हमारे श्रमिकों को उसमें रोजगार पर लगा लें, ऐसा नहीं हुआ। खेती में कितना उपयोग होगा यहाँ पे सीमित है। खेती में अगर श्रमिकों का उपयोग बहुत कम है, सीमित है, उसके आगे थोड़ी आदमी काम करेंगे जाके। क्या रिजल्ट है इन सब बातों का? अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांव में जाएंगे। भाई जहां भी जैसा भी काम मिलता है पहले कर लो, या शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि पालमपुर गांव से कोई श्रमिक निकल के मान लो एक बुलंदशहर एक जिला है वहां चले गए। बुलंदशहर में रहने की और खाने की दिक्कत आएगी कि ना आएगी? कहाँ रहेंगे? ये बड़ी समस्या है। शहरों में अगर पहुंच भी गए तो झुग्गी झोंपड़ी बनाओ और वहां रहो, तो बड़ी ये क्लेश की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। क्या काम मिलेगा? बहुत कम है। कृषि से हटके गांव में आप सोच भी नहीं सकते। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। अगर हम इस बात का 24% ही लगाएं कि गैर कृषि कार्य हैं 24, बाकी 76 तो कृषि कार्यों से ही जुड़े हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक काम में लगे हुए नियुक्त लोगों की संख्या बहुत कम है। मतलब इस स्लाइड से जो हमें समझना है कि हमारे लिए अभी भी कृषि कार्य में श्रम यानी लेबर, मानव श्रम की बात कर रहा हूं मैं, 76% मजदूर वर्ग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। बहुत कम यानी 24% को गैर कृषि कार्यों में मजदूरी मिली है। तो आप समझ सकते हैं मेरी इस बात से कि गांव में श्रमिकों की कंडीशन, हालत नाजुक है, अच्छी नहीं है। मैं आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूं, है ना। तो मेरे साथ रहिए। क्लास 9 ये अर्थशास्त्र है। हम ये पहला चैप्टर कर रहे हैं, पालमपुर की कहानी। मैं आपके लिए बार बार ये हाईलाइट कर रहा हूं
और इनको समझते चलिए मेरे साथ, ठीक है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। इससे क्या फायदा होगा कि जो मजदूर वर्ग है हमारा, खेती हर यानी खेती की जमीन नहीं है, वो व्यक्ति वहीं के वहीं काम ढूंढ ले, वहीं के वहीं उसको रोजगार मिल जाए। पहली तो खुशी ये होगी। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है कि गैर कृषि कार्य कर रहे हो तो जमीन की आवश्यकता कम हो गई। उससे क्या फायदा होगा, लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब पैसा कम भी है तो भी गैर कृषि कार्य आप शुरू कर सकते हो। क्या क्या किया जा सकता है कि या तो अपनी बचत का प्रयोग किया जाता है, तो बचत का तो यहाँ कोई गुंजाइश मुझे तो समझ नहीं आई। दूसरा रास्ता, कर्ज ले लो, ब्याज पर पैसा उठा लो, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो। चलो एक ठीक बात है कि ब्याज की दर बहुत कम हो, नाम मात्र की, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य में लग जाएं, शुरू कर लें कैसे कैसे करके। तो गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके, जहां पे आपने कुछ सामान अगर उत्पादन किया, बनाया, वो बेची जा सके, या आपकी सेवाएं कोई आपको नौकरी पे रख ले। पालमपुर में हमने देखा कि आसपास के गांवों, कस्बों, शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। और जैसे जैसे ज्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन, टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। तो क्या किया जाए, आप क्या उसमें सुझाव देंगे सरकार को कि एक तो बैंक का ब्याज घटा दिया जाए, सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी जाएं, ऐसा बाजार बनाया जाए जहां वस्तुएं और सेवाएं बिकती हों। और हमने देखा पालमपुर के आसपास के गांवों में क्या क्या व्यापार हो रहा है। देखिए, दूध सबसे बड़ा है, गुड़, गेहूं, गेहूं से आटा पीस के बेच सकते हैं, बहुत डिमांड है। तो जैसे जैसे गांव, कस्बों और शहरों में अच्छी सड़कें से जोड़ रहे हैं हम लोग, परिवहन के साधन, टेलीफोन, अब आजकल तो मोबाइल है, तो बहुत जल्दी हमारी अच्छी कनेक्टिविटी है, हर जगह हम जुड़े हुए हैं। तो आने वाले भविष्य के दिनों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। तो ये हमने देखा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पालमपुर की कहानी। इस वीडियो को बार बार देखिए। गुड लक टू यू, मेरी ओर से शुभकामनाएं।